इसमें देखो कल अपन ने है ना लास्ट टॉपिक में बातें बंद कर दो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने 4 जो नाम थे वो तो अपन ने लिख लिए थे, उसके बाद अपन ने डिटेल नहीं लिखी थी, है ना। तो अब एक काम करो, इसमें सबसे पहला हेडिंग डालो जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। और उसके साथ में लिख लो मैं लिख देता हूं, पहला टाइप इसमें आप लिख लो जनरल, और एक नाम और लिख लो इसके अंदर सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है, ऐसे लिख लो। हाँ, अब इसमें अंदर कंटेंट लिखेंगे ना, क्योंकि यदि 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो फिर उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर डिटेल कहां से लेकर आओगे। खाली 4 नाम लिखने से थोड़ी ना 5 नंबर का या 7 नंबर का सवाल कवर अप होगा, वो डिटेल पूछेगा फिर उसके अंदर। चलिए, अब इसमें है ना, इसमें पॉइंट लिखना अंदर, ठीक है ना। जैसे अपन लिखता था ना 1 2 3 4 पॉइंट या बुलेट पॉइंट या ABCD जो भी लिखना है वो अब उसको पैरेलल लिखते जाना। अब लिखो इसमें पहला, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, द लाइबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर क्या होगी बताइए। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर विल बी अनलिमिटेड, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड कहां होती है, LLP के पार्टनर्स की होती है, उसका नाम ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन यहां पे यदि अपन बात करेंगे ना पार्टनरशिप एक्ट में, तो हमेशा आपके पार्टनर्स के लिए जब तक पार्टनरशिप डीड में लाइबिलिटी को लिमिटेड करने की बात ना बोली जाए तब तक जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी ध्यान रखना अनलिमिटेड रहेगी। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा, अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखें, इट मींस, दूसरा पॉइंट लिखें इसका, जनरल पार्टनरशिप का दूसरा पॉइंट लिखें, इट मींस if the asset, it means if the asset of the firm, it means if the asset of the firm are insufficient to pay the debts, या तो डेट्स लिख लो या लाइबिलिटी लिख लो, टू पे द डेट्स और लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, कॉमा लगाएं, आगे लिखें, द पार्टनर विल बी पर्सनली लाइबल, द पार्टनर विल बी पर्सनली लाइबल to pay the remaining debt of the firm, to pay remaining debt of the firm। क्योंकि अब जैसे चलो सपोज करो कि अपनी जो एसेट्स हैं और अपने जो डेट हैं, अपनी एसेट है अपन मान के चलते हैं 1000 रुपए की, और अपने जो डेट आ रहे हैं वो डेट आ रहे हैं 2000 रुपए के, तो अपने पास में माइनस का अमाउंट आ जाएगा ना 1000। इसका मतलब कि 1000 रुपए की शॉर्टेज पड़ गई तो 1000 रुपए अपने को और चाहिए। अब कल जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था AB एंड कंपनी, अपने पास में 2 पार्टनर थे, एक था A और एक था B, और इनकी जो पार्टनरशिप है वो 50-50 की है ना, मतलब इक्वल इनकी शेयरिंग चल रही है प्रॉफिट लॉस की। तो अब जो लाइबिलिटी होगी 1000 रुपए की, वो भी बट ऑफ कोर्स ही बात है कि अपन भी उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसका मतलब 500 रुपए ईच पार्टनर आ जाएगा लाइबिलिटी का। समझ गए आप मेरी बात, पॉइंट समझ गए ना मैंने क्या समझा। तो इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, यदि मान लो कोई अदर रेशो आपको स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में, कई बार क्या होता है ना, ये भी चीज एक और ध्यान रख लेना। जैसे यदि मान लो वो पूछता है आपसे केस वाला क्वेश्चन, वैसे तो इस वाले चैप्टर में से केस वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 95% तो मैं श्योर हूं, 5% फिर भी डाउट है, तो 5% में कंटीजेंसी लेके चल लो। यदि मान लो कि सवाल में आपको ये बोल रहा है कि साहब ए का जो रेशो है ए और बी के बीच का वो 70-30 है, या बोलता है वो 60-40 है, तो फिर ध्यान रखना, फिर आप वो 50-50 वाला फॉर्मूला मत लगाना, फिर आप लिखना एज पर द गिवन क्वेश्चन। वहां पे जो लाइन बनेगी ना, वो लाइन क्या बनेगी, एज पर द गिवन क्वेश्चन या एज पर द गिवन केस या एज पर द गिवन सिचुएशन। फिर इस तरीके से लिख के देन वी विल डिवाइड रिमेनिंग लाइबिलिटी इन द गिवन रेशो। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा चलो, सपोज करो बोले सर आपने ये तो बता दिया 70-30 में बढ़ जाएगा वो, क्योंकि दिया हुआ था, परंतु क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है,
क्वेश्चन ये बोल ही नहीं रहा कि सब किस रेशो में बटेगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, आप इक्वल बांट दोगे। लेकिन एक ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जहां खत्म करोगे ना, तो बिल्कुल एंड में आके एक नोट लगाना, बिल्कुल एंड में आके आप एक नोट लगाना। उस नोट में आप क्या लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयरिंग रेशो। ठीक है, वी अज्यूम, हम मानकर चलते हैं या हम अज्यूम करके चल रहे हैं, द रिमेनिंग लाइबिलिटी और द शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। समझ गए क्या आप मेरी बात, ये आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए आप बात? नहीं तो पता है क्या होगा, आप कहोगे बोलो सर नहीं लिखूंगा, ये वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा या ये नोट नहीं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर तो वैसे भी सही है ना। आंसर सही है, स्टेप मार्किंग में नंबर भी मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, परंतु क्या होगा उसको है ना, यदि स्कोर आपका प्रॉपर बैठ रहा होगा ना, तो एक नंबर काटने का मार्जिन मिल जाएगा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा बोले आपने कैसे ये इक्वल कैसे मान लिया, कहां लिखा है इक्वल, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं इक्वल, आपने कैसे जज कर लिया। तो आप क्या बोले, बोले सर हमने माना है, तो बोले आपने कहां लिखा। समझ गया बात? तो वो स्टेप मार्किंग में यदि 7 नंबर में से मान लो 7 आ रहे होंगे, पूरे 7 में से 7 भी आ रहे होंगे ना, तो -1 कर देगा। समझ गया बात? इस तरीके से होता है। अभी मैं कर रहा हूं इंटर की कॉपियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि हमारे हाथ में है ना कि नंबर कहां देना और कहां उड़ाने, तो इसलिए तुम्हारे बता रहा हूं, ये मार्जिन मत छोड़ना उसके लिए बिल्कुल भी। इसलिए तुमको कल बोला था, जो जो बताता जा रहा हूं, जितना जितना बता जा रहा हूं वो लेते जाओ, बस एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो ये 1 नंबर इस चीज का रहता है। और ऐसा मत समझना कभी भी लॉ के अंदर कि सर हमने पूरा क्वेश्चन किया लेकिन हमारा है ना एंड के 3 पॉइंट जाके या एंड का पैराग्राफ जाके गलत हो गया, ऊपर का तो सही है। तो हमेशा क्या होता है लॉ में, जब मार्किंग होती है ना, सीए, सीएस और सीए में, तीनों के अंदर, तो स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जितने स्टेप्स आपके आंसर के सही है उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो मान लो कि आपका आंसर का 70% जो पार्ट है वो सही है, तो आपका क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा, 7 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का, जो भी है, तो उसका 70% नंबर आपको उस आंसर के अंदर मिल जाएगा। 30% आपके माइनस हो जाएंगे। माइनस क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो आंसर आपका गलत है। समझ गया बात? ये मैं मेरे लॉ वाले सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं, मैं तुम्हारे को अदर सब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। अदर सब्जेक्ट में तुम जो कंसर्ट फैकल्टी है उनसे एक बार डिस्कस कर लेना कि सर अपने यहाँ पे कॉपी चेक करने का बटन क्या रहता है, कि स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, क्योंकि मेरे को अदर का आइडिया नहीं है, मैं मेरे वाले का बता रहा हूँ। समझ गए आप मेरी बात? चलो, उसके बाद में अब आप 2 पॉइंट लिख लिया आपने, तीसरा लिखे अब आप इसके बाद एक्सेप्शन। तीसरा पॉइंट डालो एक्सेप्शन, इसी में कंटिन्यूएशन में, उसमें लिखो माइनर्स पार्टनर लाइबिलिटी, माइनर पार्टनर्स लाइबिलिटी एक्सेप्शन, एक हेडिंग डालो तीसरे नंबर पे, फिर उसमें लिखो माइनर पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड to the amount of his share of capital, to the amount of his share in the capital and profit. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपन क्या करेंगे, अपन जब भी मान लो कि अब सपोज करो कि यहां पे 3 पार्टनर होते, ए, बी और सी, और सी पार्टनर जो था वो सी पार्टनर सपोज करो कि माइनर है, तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है माइनर की तो लाइबिलिटी आती नहीं, पर्सनल लाइबिलिटी आती नहीं, तो यहां पे भी नहीं आएगी। लेकिन बोले सर आपने तो लिखा है कि टू द एक्सटेंट और टू द लिमिटेड ऑफ हिज शेयर एंड प्रॉफिट, ओ सॉरी हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो अब पता क्या होगा, देखो जैसे सपोज करो कि इसके अंदर माइनर पार्टनर की जो लाइबिलिटी आती, एक फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन में आती 400 रुपए, एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो सपोज करो 400 रुपए इसकी लाइबिलिटी आती है ना। अब पता क्या होगा, 400 रुपए कैसे पे करेगा, ये घर से नहीं लाएगा, नहीं, वो प्रॉपर्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला मत लगाओ, अभी आप रुको। अभी चूंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो कुछ कैपिटल तो लाया होगा, तो आप एक काम करो, सीज कैपिटल अकाउंट पे जाओ, अकाउंट्स के अंदर गए, सीज कैपिटल अकाउंट में देखो इसके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस पकड़ लो, वो क्लोजिंग बैलेंस था सपोज करो, सीबी क्लोजिंग बैलेंस था सपोज करो 200 रुपए, ठीक है, तो माइनस खत्म, अभी कितना बचा 200। चलो अब साहब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था इसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट पी इज इक्वल टू वो था ओनली 50 रुपए, कैलकुलेशन में आया इसका हिस्से में 50 रुपए प्रॉफिट पिछले साल का,
तो अपन ने क्या लिखा एक्सेप्शन में कि अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो -50, कितना बचा? 150 रुपए। अब 150 रुपए इसका यहीं फिनिश हो गया। अब इसको 150 रुपए देने के लिए अपने घर से किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं लानी है। मैंने क्यों रोका था आपको प्रॉपर्टी के लिए? क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़े? माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता। तो यहां पे पार्टनरशिप एक्ट में ध्यान रखना कि माइनर की यदि लाइबिलिटी आएगी ना, तो माइनर पैसा कहां से लाएगा? अपने कैपिटल अकाउंट से और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस दो ही जगह से लाएगा। उसके अलावा यदि कोई बैलेंस बच गया तो वो बैलेंस आपके जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, कौन से? ए और बी, तो ये 150 रुपए बढ़ जाएगा ए और बी के अंदर। समझ गए आप मेरी बात? 75 में ये इक्वल बटेगा, ये इक्वल बटेगा। इसके लिए नोट नहीं लगाना अपने को, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, तो इसके लिए अपने को दिमाग नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात अपने को? आ गया समझ में ये वाला पॉइंट? अगला लिखो, अगला लिखिए। इस जनरल पार्टनरशिप वाले का लास्ट पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक, ईच पार्टनर इज entitled to take active part in the management of the business, active part in the management of the business of the partnership firm। अब ये समझाने वाला पॉइंट नहीं है, पता है अपने को कि हर पार्टनर जो भी है, चाहे वो एक ए पार्टनर हो या बी पार्टनर हो या कोई भी पार्टनर हो, हर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने का पूरा अधिकार है। कोई भी पार्टनर लोग मिलकर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते कि भाई तू सिर्फ जो है वो पैसा लगाना, बाकी तेरे को पार्टनरशिप में कोई राइट नहीं होगा। कल को तू शेयर भी नहीं ले सकता, मतलब प्रॉफिट भी नहीं ले सकता, कल को तू कैपिटल भी नहीं ले सकता, कल को तू गुडविल में भी हिस्सा नहीं लेगा, कल को तू कुछ और भी बेनिफिट नहीं लेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। यदि वो पार्टनर बन रहा है तो उसको आपको बिजनेस चलाने का अधिकार देना पड़ेगा, वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन करेगा। जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में भी आएगा, मीटिंग में अपनी बात भी रखेगा, अपनी प्रॉब्लम भी रखेगा, अपना सजेशन भी रखेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश भी करेगा। समझ गए आप बात? ये तो हमारा कंप्लीट हुआ पहला टॉपिक। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब लिखो इसमें दूसरा पॉइंट। हाँ जी, दूसरा इसमें अपन लिखेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। दूसरा इसमें अपन लिखेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। सेकंड, लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, लिखें। इसमें लिखो पहला पॉइंट, अनलिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप, पहला पॉइंट लिखें, अनलिमिटेड पार्टनरशिप must be registered, must be registered। ठीक है, रजिस्टर्ड लिख लिया, उसके बाद में डैश करो, डैश के बाद में पहला लिखो इन इंडिया LLP एक्ट 2008 इन इंग्लैंड LLP एक्ट 1907। और तीसरा लिख लेते हैं इन USA LLP एक्ट 1890 1890। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। ठीक है, बस यही बताने के लिए लिखवाया है। ठीक है ना? अब सुन लो, ये वाला जो लिखवाया मैंने तुम्हारे को टॉपिक, हालांकि कोई काम का नहीं है, लेकिन एक जगह काम का है, ये 2 नंबर दिला सकता है। समझ गए? इसमें से 2 सवाल बनते हैं। पहला,
ठीक है, इस ईयर में कहां पे एप्लीकेबल हुआ था, या रिवर्स क्वेश्चन बना देवे कि इंग्लैंड में कब से एप्लीकेबल हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि इंग्लैंड में कौन सा एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो वो क्या लिखेगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए एलएलपी एक्ट 2008, दूसरा ऑप्शन एलएलपी एक्ट 1997, और तीसरा डाल देगा 1890, सॉरी 1907, 07, ठीक है, और तीसरा लिख देगा 1890, और डी में रिजल्ट कब आ रहा है, पूछ रहा हूं, है कब का एक्सपेक्टेड रिजल्ट, 9 जनवरी, बहुत बढ़िया। हाँ, पास ही है अब तो, आज 25 तारीख हो गई ना आज। हाँ, तो बस, चलो ठीक है। हाँ, जब तक मैं आधा चैप्टर तो हो ही जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा। और फिर लिख रहे हो तो तुम्हें पता है, 3 बैचेस पढ़े थे पिछली बार, 195, 193, 197, राइट। मुझे पहली बार इंस्टीट्यूट में बैचेस के नंबर याद हुए, वरना याद नहीं होते। 216 प्राइम बैच कंटिन्यूशन में चल रहा है ना ये, कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस है नहीं। चलो खैर, ये क्लियर, इसमें तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखें, इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखें, अ पार्टनरशिप इन विच, लिखें अ पार्टनरशिप, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अ पार्टनरशिप इन विच, अ पार्टनरशिप इन विच द लाइबिलिटी ऑफ, in which the liability of some of the partners, in which the liability of some of the partners is limited, is limited to the amount of, to the amount of capital contributed, capital contributed by each partner, capital contributed by each partner, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सेकंड पॉइंट और लिखिए, फिर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों समझाऊंगा, मतलब सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, देयर इज एटलीस्ट वन पार्टनर, देयर इज एटलीस्ट वन पार्टनर, there is at least one partner having unlimited liability, having unlimited liability। अब इसका मतलब समझो, अपने पास 3 पार्टनर है, अपन ने पहली लाइन क्या लिखी है, अपन ने पहली लाइन ये लिखी है कि कुछ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना, वो लिमिटेड रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, सॉरी लिमिटेड रहेगी, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट अपन ने करी। अच्छा चलो, सपोज करो अपन इसकी मान लेते हैं, इसकी लाइबिलिटी हो गई लिमिटेड, है ना। तो ए और सी की जो लाइबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड। और अपन ने सेकंड पॉइंट क्या लिखा कि कम से कम एक की, तो अपने यहां तो 2 है ना, क्या दिक्कत है। हाँ, कर सकते हैं, यदि हम पार्टनर लोग सारे आपस में सहमत हो जाएं, कि एग्री हो जाएं कि ठीक है यार, अपने में से एक पार्टनर की लाइबिलिटी और अपन लिमिटेड कर देते हैं। मैंने तो इस वाले पार्टनर की लाइबिलिटी भी, ए पार्टनर की लाइबिलिटी को भी लिमिटेड कर दिया, तो हमारे 2 पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो हो गई लिमिटेड। तो वो जो डेट बटेगा ना, वो डेट के लिए ये लोग कितने अमाउंट तक के लिए जिम्मेदार होंगे, केवल उतना अमाउंट जितना इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। समझ गए आप मेरी बात। बाकी सारी हेडक किसकी है, सी पार्टनर की है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या है, टन। अगला लिखो, अगला लिखें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर, द
पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर इज नॉट लाइबल, is not liable for the is not liable for the debt of the firm, for the debt of the firm. ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्यों भाई यहां पे लाइबल क्यों नहीं होगी? कारण क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है, और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड कौन से अमाउंट तक होगी? कैपिटल के अमाउंट तक। तो जैसे अपन ने माइनर पार्टनर वाले में मैंने तुम्हें बताया था ना, कैपिटल अपन ने क्लोजिंग बैलेंस लिया था 200 रुपए का, ऐसे ही इस पार्टनर की लाइबिलिटी का बैलेंस उठाओ कैपिटल में से और कैपिटल में से एडजस्ट कर दो, बात खत्म। और उसका यदि कुछ रिमेनिंग हिस्सा रह गया, जैसे उसका 150 रुपए रह गया था फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप क्या करो, वो भी इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर को दे दो। बोले भाई अब तू ही भुगतेगा। समझ गया आप मेरी बात? क्या? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट में से नहीं। प्रॉफिट में से तो सारे पार्टनर का जाएगा ना, प्रॉफिट में से तो सारे पार्टनर्स। भाई क्या होता है, पहले अपन P&L अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें से सारा लॉस, सारे एक्सपेंडिचर सब सेट ऑन कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं सारे, फिर अपने पास में नेट प्रॉफिट बचेगा। फिर उसके बाद में तुम P&L का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, फिर उसमें लिखते हो ना ए शेयर या बी शेयर या सी शेयर ऐसे लिखते हो ना, तो वो लास्ट में जाके बट रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो प्रॉफिट में से एडजस्ट हो गया आपका। समझ गया आप मेरी बात? अब जो हिस्सा बचेगा अब उसमें से आप बांटोगे आप लाइबिलिटी। अब जब लाइबिलिटी अपन बांटेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड वालों की तो लिमिटेड के रेशो में और अनलिमिटेड वाले की बाकी सारी लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो, देखो अब है ना, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्वेश्चन में क्या होता है, उसको मान लो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सवाल आ जाता है, तो वो कई बार दिमाग लगा देता है कि बोले सर ये तो लिमिटेड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये LLP वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर की एवरी नॉट सम ऑफ द पार्टनर, जो लाइन लिखी है, समझ गए आप मेरी बात? मैं LLP में बात कर रहा हूं, ईच एंड एवरी पार्टनर लाइबिलिटी विल बी एब्सोल्युटली लिमिटेड। आ गई बात समझ में? LLP में जितने पार्टनर है ए से लेकर जेड तक, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जितना जितना अपन, क्योंकि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, इस वजह से यहां पे नहीं होता। इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां ध्यान रखना, आपने जिन पार्टनर्स की, इस वाले टॉपिक में आपने जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड किया है, केवल उन्हीं की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? अनलिमिटेड। समझ गया मेरी बात? तो आप है ना, हो सकता है आपसे बाउंसी सवाल 2 नंबर में भी पूछ ले, वो एक सिचुएशन दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए कौन सी नेचर की पार्टनरशिप है, और उसमें 110% यदि तुम्हारे को 2 ऑप्शन साथ में मिल जाए, कौन से? लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो थोड़ा सा रुकना, जल्दीबाजी मत करना उस आंसर में। पहले आइडेंटिफिकेशन इस बात का करना कि क्या सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्या सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो आंख बंद करके अपना आंसर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और यदि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी तुम्हें लिमिटेड ना मिले तो छोड़ दो, LLP तो आंसर है ही नहीं। अब बाकी ढूंढो क्या है, और बाकी में तुम्हारे को एक ही ऑप्शन मिलेगा, लिमिटेड पार्टनरशिप या नन ऑफ द अबव। और बचा गया बताओ, तो या तो लिमिटेड पार्टनरशिप दे रखा है तो फिर उसी को टिक करना है, वो भी नहीं दे रखा, घुमाने के लिए तुम्हारे को कि बोला स्टूडेंट देखेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आंख बंद करके डन, चलो हो गया आंसर गलत, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। समझ गए? तो ये थोड़ा सा है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब ट्रिकी चलेगी चीजें, अब वो सीधा सीधा नहीं आएगा। हाँ, सेलर इंक्लूड एजेंट ऑफ द सेलर, कंसिडरेशन क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी है, ऐसा कुछ, समथिंग इन रिटर्न, ये अब गए जमाने। अब थोड़ा हायर लेवल जिसमें कि ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है सर, इसमें करें कौन सा सही? समझ गए मेरी बात? ऐसा। चलो जी अगला लिखो। हाँ, अब पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 5th लिखें। चलो, ही कैन नॉट टेक पार्ट, he cannot take part in the management of the firm. He cannot take part in the management of the firm. ठीक है, मतलब कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ गए आप बात? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी को अपन ने लिमिटेड कर रखा है ना,
तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो मैनेजमेंट में आएगा तो कंट्रीब्यूट भी कुछ चीज नहीं करेगा, वो बोलेगा कि यार मैं कोई चीज क्यों करूं। अच्छा, दूसरी बात ना, कि यदि मान लो कि जिस व्यक्ति की लाइबिलिटी लिमिटेड है उसको मैं बोलूं कि चल यार तू सजेशन दे, वो क्या सोचेगा, बोले मेरी लाइबिलिटी तो वैसे भी लिमिटेड है, मैंने यदि कोई बकवास सजेशन दे दिया, इन्होंने पागलों ने मान लिया और कुछ घाटा हो गया तो मेरे को क्या जाना है, मेरी तो लाइबिलिटी वैसे ही लिमिटेड है, दे दो अपने सजेशन। और बाकी मूर्ख पार्टनर्स ने यदि उसकी बात मान ली और उनको घाटा हो गया तो मरेगा कौन? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर। लिमिटेड वाले का क्या जाएगा, वो तो बोलेगा बोले भाई क्यों मानी मेरी बात, बोले मान ली जिद बहस हो गई, बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया, तो बोले ठीक है ला दे, मैं भी लाइबिलिटी शेयर कर लेता हूँ। फिर वो पार्टनरशिप डीड दिखाएगा, बोले देख मेरी लाइबिलिटी क्या है, तो बोले बस बाकी बुक तो तुम। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए उसको अपन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं देंगे। बोले भाई तू केवल रोकड़ा पैसा फाउंडेशन तक होता था, बड़े हो गए हो, पैसा जब तक जेब में पैसा नहीं हो तब तक क्या फिर, काहे की कैपिटल 11th 12th में होती है कैपिटल, रोकड़ा फाइनल में जाओगे टर्म्स चेंज हो जाएगी, क्लासरूम चेंज हो गया ऐसा। अभी मैं थोड़ा लिखता हूँ, फाइनल में मैं कुछ नहीं लिखता, पूछ लो जाके 207 से, पहले दिन नोट्स पकड़ो, खत्म, समझ लो अपने आप। उसमें ऐसे उसमें हिंट देता हूँ खाली, आया समझ में आ, नहीं आया समझ तुम फाइनल के लायक नहीं हो फिर। अगर तुम्हें समझाते रहेंगे तुम, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या है, कुछ नहीं है, खत्म है तुम्हारे कोर्स का। अब तो तुम सीएमए बन जाओगे भाई, क्या अब भी मैं ही समझाता रहूंगा, सीएमए डिग्री लग गई नाम के आगे, उसके बाद बोले सर ये बताना ये क्या था, ये कंसिडरेशन आंसर क्यों आ रहा है। अरे भाई तू सीएम बन गया, कंसिडरेशन आंसर क्यों आ रहा है, अभी मेरे से पूछ रहा है यार, तू बल्कि बता देना चाहिए तेरे को, बोले सर इसलिए आंसर आ रहा है। अब तो है बात, नहीं फिर क्या, फिर अपन तो लाखों करोड़ों के पैकेज सोच के चल रहे, वो कैसे संभव होएगा फिर, मेरे कमीशन निकालूंगा ना उसमें तुम्हारे से, नहीं। देख बोल नहीं रहा कोई भी, झूठे से भी नहीं बोले हाँ सर, कि अगले को तसल्ली हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए, हाँ चलो बच्चे सही कर रहे हैं। तुम कोई सी नहीं देते तसल्ली बेटा, झूठी नहीं। हफ्ता, आओ आगे, चले कौन सा पॉइंट है, चलो लिख लो तो फिर। हिज रिटायरमेंट लिखो, हिज रिटायरमेंट, अरे मेरे तो रिटायरमेंट ही है, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे ही चल रहा हूँ। वो नहीं होता सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट ले लेता है, उसके बाद भी उसका डिपार्टमेंट उसको फिर हायर कर लेता है, बोले आ जाओ जी क्या करोगे घर बैठ के, मैं वैसे ही हूँ। मैं क्या जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसके बाद मैंने देख लिया दुनिया का माहौल, में कोई मतलब नहीं अपने रिटायरमेंट ले लो, फिर मैंने रिटायरमेंट ले लिया, फिर तब से मैं, मेरे को अब 12-13 साल हो गए, मैं रिटायरमेंट के बाद ही काम कर रहा हूँ, ये रिटायरमेंट पे ही है काम सारा। चलो, अब मैं अपने रिटायरमेंट में बढ़िया पैसा मिल रहा है, क्या बुरा है, नहीं, पैसा पैसा मिल, रुपया नहीं पैसा, पैसा पैसा, ये पैसा है, यहाँ पैसा है बस। हिज रिटायरमेंट कॉमा इंसॉल्वेंसी, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन मत करा करो, एक तो ये 2 3 4 भाई ये वो अक्षय सर ने समझा रखा है ना तुम्हें, आओ यहाँ पे, और आ चुके हो कई लोग, क्यों बोलो, आओ एक टॉपिक के लिए जरा यहाँ पे, नहीं कहाँ पे थे ना पैर उस दिन, किस अपन लोग कौन बात कर रहे थे, शायद तुम थे या तुम थे, है ना, बोले सर हालत खराब हो जाती इधर आने के बाद में, हैं अपने ही लोग, हैं अपने ही दोस्त, अपने ही टीचर, सब लोग हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, जिनसे रोज मस्ती मजाक करते हैं, जिनके साथ पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, और तुम लोग तो परफॉर्मर हो भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ तो इस क्लास में तो इंटर में, राइट, अच्छा लग रहा है ना सुन के, आओ आगे। हिज रिटायरमेंट कॉमा इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, डेथ मर गया, डेथ मृत्यु लिख लो हिंदी में,
यार मतलब क्या है यार तुम, अब तो सुधर जाओ यार, मेरे को सीरियस होके पढ़ा लेने दो यार, नहीं पढ़ाने दोगे पर तुम। डज नॉट है, क्या हो गया अब? सर्दी में कौन पानी पीता है यार, बाल पानी पी रहे हो। डज नॉट कॉज डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, डज नॉट कॉज, CAUSE, डज नॉट कॉज डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब फर्म का बंद हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो ये ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो बंद नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। समझ गए आप बात? क्योंकि वो लिमिटेड पार्टनर था ना, इस वजह से। तो उसके जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? उसको देंगे ना, रोकड़ा क्यों देंगे? हाँ, घर वालों को क्यों देंगे? घरवाली को देंगे, घर वालों को क्यों दूंगे भाई? घरवाली हुई नहीं तो जो भी है फिर उसको देंगे। अब वो तुम देख लेना अपने हिसाब से। चलो ठीक है, ये कंप्लीट। कोई डाउट रहा इस टॉपिक में? नहीं रहा। तीसरे में है पार्टनरशिप एट विल। तीसरा, पार्टनरशिप एट विल। तुम्हारा एल्विन आ गया, देख लो, मैंने कल बोला था ना। ये रहा। सर इफ ABC आर पार्टनर्स एंड AB आर लिमिटेड सो दे कांट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, ऐसा ही होगा ना? हाँ। बाकी एल्विन तेरा लास्ट तक डाउट चलेगा, तो इसलिए समझाने का मतलब भी नहीं। बाकी आंसर हाँ है, मैंने कहा था नहीं आएगा, मुझे पता है ना, ऐसे ही आएगा वो। तीसरा लिखो, पार्टनरशिप एट विल। देखो इसमें ना, पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सारे पार्टनर हैं वो होंगे जनरल पार्टनर्स और जनरल पार्टनरशिप फर्म की तरह से। लेकिन बस इसमें एक स्पेशल नेचर होता है, क्या? कि इस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं ना, वो यदि कोई भी पार्टनर जाना चाहता है पार्टनरशिप फर्म से, जैसे आज बनी पार्टनरशिप फर्म और कल ही वो जाना चाहता है, मान लो कोई ऐसी बात हो गई कि कल जाना पड़ रहा है उसको, चाहे कोई दिक्कत नहीं, वो जब जाएगा ना, तो वो बाकी सारे पार्टनर्स को एक राइटिंग में, मस्ट है राइटिंग में, नोटिस देगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म से रिजाइन करके जा रहा हूं। और वो बाकी पार्टनर्स को सिंपली नोटिस देना, उसको कोई उनसे कंसेंट नहीं लेनी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं लेनी, कुछ नहीं। सिंपली वो एक नोटिस लिखेगा पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के नाम पे, और नोटिस उनको सर्व करेगा, नोटिस सर्व करके पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाएगा। समझ गया बात? तो ऐसी जो पार्टनरशिप फर्म बनती है ना, जिसमें कि पार्टनर अपनी मन मर्जी के आधार पे पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म का टाइप कौन सा होता है? पार्टनरशिप एट विल। आ गई बात समझ में? अब लिखो। चलो जी, इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखें, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड फॉर द कंटिन्यूएंस for the continuance of the partnership, for the continuance of the partnership। मतलब कि इसमें है ना, पार्टनरशिप के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती। पार्टनर लोग जब तक चाहें तब तक पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं। जिस दिन लगता है पार्टनर्स को कि यार अब हमारे को पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, एक दूसरे पार्टनर को नोटिस देंगे, नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म सेम डे पे ही बंद करके चले जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगी, काम खत्म। समझ गया बात? और यदि कोई एक पार्टनर जाना चाहता है, बाकी पार्टनर कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो करो, तो वो एक पार्टनर चला जाएगा पार्टनरशिप फर्म छोड़ के, बाकी पार्टनर कैरी ऑन करेंगे उस फर्म को। लेकिन पहले उसका हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा सारा। ऐसा ही होता है नॉर्मली, यही होती है 99% केसेस में। पार्टनरशिप जब आपको प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, तो आपको यही वाली मिलेगी, एट विल। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति नहीं है ना जो अपने आप को टाई करके रखेगा कि यार मैंने 10 साल के लिए एग्रीमेंट बना लिया, या मैंने एग्रीमेंट बना लिया जिसमें मैंने कोई टाइम लिमिट लिखी ही नहीं है कि मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। तो ऐसा ऐसा काम क्यों करेगा वो? इसका मतलब वो तो बंद गया। अब सपोज करो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 3 साल, आपने 3 साल तक बर्दाश्त कर लिया लॉस, आपने घर से भी पैसा लगा दिया। यार एक बात बताओ, घर से भी आप कब तक पैसा लगाओगे?
आप 1 साल लगा लोगे, 2 साल लगा लोगे, 3 साल लगा लोगे, 5 साल लगा लोगे, छठे साल में क्या होगा? कंटिन्यूसली आपका लॉस चल रहा है, बाकी पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं फॉर्म को वाइंड अप कर दे। अब बाय एग्रीमेंट आप जा ही नहीं सकते ना, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यदि मैं ये ऑप्शन हटा दूं एट विल वाला, तो आप जा ही नहीं सकते ना, तो आप अपनी लाइबिलिटी को बचाने के लिए क्या करोगे? छोड़ के जाओगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें ना ये चालाकी मत करना कि तुम ये सोचो कि बोले यार मेरे ऊपर लाइबिलिटी आने वाली है, एक काम करता हूं लाइबिलिटी आए उससे पहले पहले मैं क्या करता हूं, फॉर्म छोड़ के चला जाता हूं। देखो यदि वो लाइबिलिटी इनकर हो चुकी है, आ चुकी वो लाइबिलिटी, और उसके बाद तुम छोड़कर जा रहे हो फॉर्म को, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म ने 5 लाख रुपए का उधार ले लिया, लोन ले लिया एसबीआई बैंक से, और अब तुम कह रहे हो कि क्योंकि उस लोन एग्रीमेंट पे तुम्हारे भी साइन थे, अब तुमने कहा कि बोले रीपेमेंट करने का नंबर आ रहा है, बोले काम करते अपन छोड़ के चलते हैं, अपने को रीपेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। कारण जब लोन लिया था तो आपने साइन करे थे ना, ये तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। समझ गए आप मेरी बात? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप लोन लेने के पहले ही पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे दो, तो अपनी लाइबिलिटी जिस दिन आपने नोटिस दिया, जिस दिन आपने नोटिस दिया उसी दिन अपनी लाइबिलिटी फिनिश। जैसे आज 25 तारीख को मैंने नोटिस दिया और मेरी पार्टनरशिप फर्म 28 दिसंबर को लोन लेती है, तो भाई मेरी क्या हेडक है, मेरी वाला से तो कुछ आग लगे, मेरे को क्या करना है, मैं तो 25 तारीख को जा चुका हूं, दैट्स इट। 26, 27, 28 तारीख को, 29 तारीख को फर्म क्या कर रही है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 99% केसेस में आपको ये वाले नेचर की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति टाई नहीं करना चाहेगा अपने आप को। इसमें आपके पास में खुला ऑप्शन है ना, 2 महीने बाद मान लो आपके रिलेशन स्ट्रांग नहीं हुए, मान लो कि आपके बीच में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, आपको ऐसा लगा कि बोले यार ये तो घाटे वाला बिजनेस है, अपन तो सोच रहे थे बहुत बढ़िया अपना बिजनेस चलेगा, आपको लगा ही नहीं, बाद में पता लगा ये तो कुछ और ही गड़बड़ होगी, फिर आप क्या कर रहे हो, अब आप बंधे हुए हो। लेकिन एट विल है तो आप क्या कर सकते हो, बोले जा रहा हूं मैं तो नोटिस लो। समझ गए आप मेरी बात? इसलिए अगला लिखें इसमें सेकंड पॉइंट, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर, it can be dissolved it can be dissolved by any partner by giving a written notice, by giving a written notice to the other partners of the firm, to the other partners of the firm, that, अब वो नोटिस क्या दे रहा है, that he wants to quit, that he wants to quit the firm, that he wants to quit, QUIT, quit the firm। मैंने तुमको बोला एक पार्टनर है, जाना चाह रहा है, एट एनी टाइम जा सकता है, बाकी के सारे रिमेनिंग पार्टनर है उनको राइटिंग में नोटिस देगा अपनी इस इंटेंशन का कि सर मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो वो जिस दिन नोटिस दे रहा है ना, उस नोटिस वाली डेट से ही उसका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा, अगले दिन से उसकी कोई लायबिलिटी फर्म के लिए नहीं रहेगी, खत्म है वहां तक। और उसी डेट तक का उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, उसी डेट तक की उसको कैपिटल भी मिलेगी, उसी डेट तक का जो गुडविल में कैलकुलेशन हो गया, आप करते हो ना गुडविल की कैलकुलेशन निकालते हो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो भी अपने को उसी डेट तक का निकालना है, डेट ऑफ द नोटिस, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अगला लिखें इसमें, इफ देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इफ देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, if there is an agreement between the partners about the duration, about the duration or determination, about the duration or determination डिटर्मिनेशन लिख लिया, उसके बाद लिखो ऑफ द फर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म, कॉमा, दिस विल नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल, दिस विल नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल, दिस विल नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, क्यों?
क्योंकि आपने ड्यूरेशन सर्टेन कर दी ना भाई। जब आप एक बात समझो, जब आपने कोई टाइम लिमिट सर्टेन कर दी, टाइम लिमिट सर्टेन कैसे करी, जैसे आपने लिख दिया कि भाई हम तो पार्टनरशिप चलाएंगे 5 साल के लिए, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपके 5 ईयर कंप्लीट हुए ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप फर्म भी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। या मान लो कि आपने उसका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उसका वाइंडिंग अप, डिटर्मिनेशन शब्द का मतलब होता है उसका वाइंडिंग अप, यानी कि उसको फर्म को, बिजनेस को फिनिश करना। तो यदि आपने उसको डिटरमाइन कर लिया, डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है, सारे पार्टनर्स ने एग्री कर लिया, एग्री कर किस चीज के लिए कर लिया, एग्री फॉर वाइंडिंग अप, कि हम तो बिजनेस को वाइंडिंग अप करना चाह रहे थे, तो सारे पार्टनर ही एग्री हो गए वाइंडिंग अप करने के लिए, तो फर्म ऑटोमेटिकली आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो उस जगह पार्टनरशिप एट विल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। समझ गया बात। या जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके पार्टनरशिप फर्म को मैंने बोला ना 5 साल 10 साल तक घाटा हो रहा है, लॉस में चल रही है कंटिन्यू फर्म, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्म को वाइंड अप करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म। समझ गया बात। जैसे मान लो 5 साल के लिए फर्म बनाई थी अपन ने, पहले साल में घाटा हो गया, दूसरे साल में घाटा, तीसरे साल में घाटा, चौथा साल तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और चौथे साल में अपन ने फर्म को बंद कर दिया बिकॉज ऑफ हेवी लॉसेस और कंटिन्यूस लॉसेस। तो आप उसको ध्यान रखना, आप उसको टाइम लिमिट वाली पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलोगे, फिर आप बोलोगे पार्टनरशिप फॉर्म हैज बीन डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टांसेस। डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टांसेस मतलब वाइंडिंग अप बाय द सर्कमस्टांसेस। समझ गए। चलो अगला लिखो, इसका लास्ट पॉइंट लिखें। बट इफ अ पार्टनरशिप was entered, but if a partnership was entered into a fixed term, but if a partnership was entered into a fixed term and continues to operate beyond this term, term मतलब time, and continues to operate beyond this term, term मतलब time, comma, it will become a partnership at will. It will become a partnership at will from the expiration of this term, from the expiration of this term. अब इसका मतलब समझो, देखो पार्टनरशिप अपन ने बनाई, पार्टनरशिप फॉर्म्ड कितने समय के लिए, फॉर 5 ईयर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 5 years हैज फिनिश्ड, 5 साल पूरे कंप्लीट। उसके बाद भी तीसरा नंबर क्या बोलता है कि फर्म जो है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहती है इवन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ 5 ईयर। जबकि मेरी पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप है या फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है, मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके, सक्सेसफुली कंप्लीट किया मैंने, मेरे को कोई घाटा वटा नहीं है, ना कोई पार्टनर इसको बंद करना चाह रहा, हमारे 5 साल बढ़िया कंप्लीट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम एक आ रहा है कि हमने पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया था कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो टाइम लिमिट है ना वो 5 साल है, तो मेरे 5 साल का समय तो पूरा हो चुका। अब मेरे पार्टनर लोग ये चाह रहे हैं कि बोले सर अपन उस फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लें आगे, मतलब 5 साल के बियॉन्ड भी अपन चलाएं। तो अब देखो यहां पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला, या तो तुम उसको एग्रीमेंट को रिन्यू करो, समझ गए बात, नोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहला ऑप्शन। यदि तुम वो करना नहीं चाहते तो फिर तुम एक काम करो, तुम उसमें ऑल्टरेशन कर लो और जो 5 ईयर वाला ड्यूरेशन वाला जो क्लॉज आ रहा था ना उसको डिलीट मारो। समझ गए मेरी बात। अब तुम्हारे पार्टनरशिप की डीड में किसी भी प्रकार का समय तो है ही नहीं, हाँ, तो अब तुम्हारी पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो गई ऑटोमेटिकली, पार्टनरशिप एट विल में। अब 5 साल के बाद तुम उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को चाहे जितने समय के लिए चलाते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 50 साल, जब तक तुम्हारे पार्टनर लोग चाहें। और यदि इन बिटवीन टाइम कोई पार्टनर जाना चाहता है, अब चूंकि एट विल बन चुकी है, तो वो बाकी पार्टनर्स को नोटिस देगा, नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म क्विट करके चला जाएगा।
समझ गए आप मेरी बात। और यदि आप नहीं करना चाह रहे हो ऐसा, तो फिर आप उसमें नोवेशन करो, आप उसमें जो आपका एग्रीमेंट है उसको चेंज करो, और उसमें या तो आप कोई आगे का फर्दर पीरियड एक्सटेंड कर दो कि आगे के फर्दर 5 साल और चलाऊंगा, 10 साल और चलाऊंगा, या फिर मेरी पार्टनरशिप फर्म को मैं बंद कर रहा हूं, जो भी प्रोविजन आपको करना है। समझ गए आप मेरी बात। चलो एक लास्ट पार्टनरशिप फर्म और है, इसमें वो और लिख दो, फिर खत्म करते हैं इसको। पर्टिकुलर और स्पेशल पार्टनरशिप, फोर्थ पॉइंट। पर्टिकुलर और स्पेशल पार्टनरशिप। ठीक है, लिखें इसमें 2 पॉइंट है। पहला लिखें, फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, formed for a specific time or for a special purpose। अब देखो, ये या तो क्या होगा, या तो ये बनेगी एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, फिक्स टाइम जैसे बोले तो 5 साल, अपना जैसे एग्जांपल अपन ने ऊपर लिया। और एक दूसरा तरीका इसके अंदर आएगा फॉर स्पेशल पर्पस, है ना, फॉर स्पेशल पर्पस। तो जैसे वो 5 साल का पीरियड पूरा हुआ, या यदि अपन ने स्पेशल पर्पस के लिए बनाई है, तो जैसे ही वो अपना स्पेशल पर्पस फिनिश हुआ, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म वहीं की वहीं क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात। इसके आगे अच्छा फिर वही चीज आ जाएगी, हाँ, यदि मान लो मेरा टाइम लिमिट पूरा हो गया, तो वो तो मैंने समझा ही दिया। अब चलो सपोज करो मेरा पर्पस पूरा हो गया, समझ गया मेरी बात। मेरा जो जॉइंट वेंचर था, मेरा जो पर्पस था, मेरे को जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो मैंने पार्टनरशिप बनाई थी, मेरा वो पर्पस पूरा हो गया। उसके बाद भी मेरे पार्टनर लोग कह रहे, बोले यार सर बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, क्यों अपन बिजनेस को बंद करें, अपन तो इस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो आप कैरी ऑन कर लो, लेकिन अब की बार फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म, ध्यान रखना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, बल्कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का टर्न हो जाएगा किसमें, पार्टनरशिप एट विल के अंदर। समझ गया आप पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, फर्स्ट वाला रिपीट करना है, फर्स्ट वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार लिख लो। फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या एक स्पेसिफिक टाइम, और हाँ वो रिपीट कर रहा हूं ऑनलाइन में, फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम और टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, या स्पेशल पर्पस लिख लो यार। अब दूसरा लिखो, इट विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, इट विल ऑटोमेटिकली dissolved on the expiry of specified period, on the specified period, or on the completion, or on the completion of, or on the completion of specific purpose या special purpose for which it was formed, for which it was formed। ठीक है, डन। अब है ना, सुनो मेरी बात, अब इसमें एक अगला टॉपिक अभी लिख के खत्म करो, अभी है टाइम अपने पास में यार। इसके बाद अगला टॉपिक डालो, टाइप ऑफ पार्टनर्स। खाली नाम लिखवाऊंगा, अभी डिटेल नहीं लिखवाऊंगा, डिटेल कल से लिखेंगे, डिटेल अभी 2 दिन में कंप्लीट होगी, इसके बाद आगे टाइप ऑफ पार्टनर में 2 दिन लगेंगे लिखने में। इसलिए तो है ना, मेरे को पता है ना ये चैप्टर में टाइम लगेगा, इसमें क्या अभी तो बहुत टाइम लगेगा। जितना जल्दी फाउंडेशन में फ्री होता है ना, उसका डबल टाइम लगेगा अब की बार, यानी कि 2 बार पढ़ लो तुम, इतना टाइम। और फाउंडेशन जितना तो फाउंडेशन में लगेगा, वैसे उसको तो माइनस ही कर दो तुम। उसके बाद में देखो ना नेट टाइम कितना आ रहा है, ये तो ग्रॉस टाइम बताया मैंने तुम्हारे, पता ना ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी और एनपी निकालते हो ना ऐसे, तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट था, अभी नेट प्रॉफिट तो निकलना बाकी।
तो इसलिए क्या है, एंड में जाते जाते तुम्हारे पास में टाइम नहीं बचेगा लास्ट में, ये भी बता दूं। क्योंकि अभी तो तुम्हें क्या लग रहा होगा ना कि अभी तो चल रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो 9 तारीख को आएगा ना रिजल्ट, 9 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद में अभी तुम बीकॉम में भी हो शायद, है ना, तो वो तुम्हारा सेमेस्टर आएंगे बीच में शायद, ये और एक प्रॉब्लम है। कितने दिन चलते हैं सेमेस्टर? 8-10 दिन इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कौन कौन है अभी? अरे अच्छा, यूनिवर्सिटी भी अच्छा कमाएगा अब की बार, ऐसा? चलो बढ़िया है। तो और सेकंड ईयर में कौन है? अरे दादा सीनियर है, नो रैगिंग, ओके। इसको कूटा होगा तुमने बहुत, नहीं? तुम लोग का जब एनुअल फंक्शन होगा बेटा तुम्हारे को, जब कूटने का पीटने का तो बहुत मौका मिला। बोले ढंग से कर, स्टेप सही नहीं कर रहा। बोले सर, बोले मैडम, बोले बोले क्या कर रहा है? बोले मैडम स्टेप ढंग से नहीं कर रहा, अभी देखो ढंग से करेगा, स्टेप कर। बोले ना आप टेंशन मत लो, देखो अभी स्टेप कैसे करता है। नहीं, बोले डायलॉग सही नहीं बोल रहा, तो बोले डायलॉग सही बोल। एल्विन ने भी सीधा करा होगा 2-4 जनों को, तो नहीं? एल्विन, अभी एल्विन बोलेगा। एल्विन तू ऑफलाइन आ जाए यार, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। हाँ चलो, टाइप ऑफ पार्टनर लिख लो तुम तो। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ पार्टनर, केवल नाम नाम लिखना है। बॉक्स बनाओगे या डायरेक्ट लिखोगे? लिखो। फॉलोइंग आर द, पहले एक लाइन लिखो उसके नीचे, हेडिंग के नीचे, फॉलोइंग आर द, लिखो ना, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब उसमें ना पहला लिखो एक्टिव पार्टनर। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले एक्टिव पार्टनर लिखो। पहला एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा, तीसरा कौन सा लिखाऊं बोलो? है, दो ही याद हैं। तीसरा लिखो सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट। अच्छा, लिमिटेड पार्टनरशिप पढ़ा था अपन ने भी, तो उसमें से भी तो एक पार्टनर निकलेगा, लिमिटेड पार्टनर। चौथा लिमिटेड पार्टनर। उसके बाद में लिखें पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। लेकिन माइनर पार्टनर नहीं लिखना है, इसको मैं पहले समझा दूं तुम्हें। माइनर पार्टनर अलग होता है, ये है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जो मेजर हैं, 18+ हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन उनको पार्टनरशिप फर्म में एज पर एग्रीमेंट केवल पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए पार्टनरशिप में लेकर आते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो ये ध्यान रखना, उस केस में आप उनको ये मत बोल देना कि बोले सर ये तो माइनर पार्टनर ही है। समझ गए आप बात? इसलिए वो माइनर पार्टनर अलग लिखवाऊंगा और ये अलग है पॉइंट। उसके बाद लिखो अगला, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर। और इससे अगला लिखो माइनर पार्टनर। अच्छा, जब नॉमिनल पार्टनर अपन लिखेंगे ना, तो उस नॉमिनल पार्टनर में एक काम करो, तुमने जो नॉमिनल पार्टनर वाला हेडिंग लिखा है ना, उसी के आगे ऑब्लिक करके उसके दो नाम और लिख लो। क्वासी पार्टनर। हाँ, यहां पे भी क्वासी, अभी छोड़ेगा नहीं क्वासी तुम्हारा पीछा। और एक दूसरा नाम और लिखो इसका, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल, ठीक है? और है ना, और बताऊं? अरे कैसे नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, सुनो, सुनना पड़ेगा। जब ये वाला पार्टनर पढ़ेंगे ना, तब इस पार्टनर में अपन इस पार्टनर के दो सब टाइप और पढ़ेंगे। लिखवाऊं? यदि क्वेश्चन आ जाएगा और रह जाएगा आंसर, तब भी तो लिखोगे। फिर तब क्या बोलोगे कि अभी तो जगह नहीं है फिर, है ना? इसलिए मैं कहा ना, मेरी बात पे हाँ ही बोला करो। ना तो तुम्हें पता है मैं जिद्दी आदमी हूं,
पहला लिखो इसमें है, बोले आप इंटर में आके जिद्दी हो गए ऐसा, पार्टनर बाय एस्टोपल। और एक दूसरा और इसमें लिख लो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये लो, चलो बस। ठीक है, कल इसकी डिटेल लिखेंगे। अभी डिटेल लिखने में 2 दिन लगेंगे आगे के, ठीक है ना। इसकी डिटेल लिखवाऊंगा इन सारे पार्टनर्स की। चलो।